26 जुलाई 2008 शनिवार का दिन शाम के करीब 6:30 बजे होंगे। अहमदाबाद की सड़कें रोज की तरह व्यस्त थीं। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था, कोई परिवार के साथ चाय पी रहा था, कोई अस्पताल में अपने रिश्तेदार का हालचाल जानने पहुंचा था। सब कुछ लगभग नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शहर में सैकड़ों लोग अपनी मौत के ठीक बगल से गुजर रहे हैं। एक के बाद एक अहमदाबाद में 20 धमाके हो चुके थे। सड़कों पर चीखें थीं, हर तरफ धुआं था, खून से सनी सड़कें थीं और अस्पतालों में घायल लोग पहुंच रहे थे। अचानक अस्पताल में भी धमाके हो गए। जिन जगहों पर लोगों की जान बचाई जा रही थी, वहीं मौत पहुंच चुकी थी। उस रात पूरे देश में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह भारत पर अब तक के सबसे संगठित आतंकी हमलों में से एक था? लेकिन कहानी सिर्फ धमाकों की नहीं, कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने महीनों तक इस साजिश को रचा। कहानी उस ईमेल की है जो धमाकों से कुछ मिनट पहले मीडिया हाउसेस को पहुंचाया गया, और कहानी उस जांच की भी है जिसने 18 साल बाद भी भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े आतंकवाद मामलों में से एक को अंजाम तक पहुंचाया। आज हम आपको बताएंगे 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से एकदम आखिर तक। साल 2007 और 8 देश लगातार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा था। उत्तर प्रदेश, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, देश के अलग अलग हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके हो रहे थे। जांच एजेंसियों को धीरे धीरे एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, इंडियन मुजाहिदीन। यह कोई सामान्य आतंकी संगठन नहीं था, यह अलग अलग राज्यों में फैले कट्टरपंथी मॉड्यूल का नेटवर्क था। इसमें तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल थे, इंजीनियर भी, सॉफ्टवेयर जानने वाले लोग भी, और ऐसे युवा भी जिन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेल दिया गया था। जांच में बाद में सामने आया कि अहमदाबाद पर हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। साजिश के लिए कई राज्यों में बैठकों का दौर चला, धमाकों के लिए टाइमर तैयार किए गए, बम बनाने का सामान जुटाया गया, साइकिलें खरीदी गईं, कारों का इंतजाम किया गया और शहर की कई बार रैकी की गई। आतंकियों ने ऐसे इलाकों को चुना जहां शाम के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी, बाजार, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाली सड़कें और अस्पताल। मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना और पूरे देश में डर फैलाना। 26 जुलाई शनिवार शाम करीब 6:45 अहमदाबाद में लोगों को कुछ असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन शहर के अलग अलग हिस्सों में पहले से खड़ी साइकिलों और वाहनों में टाइमर चल चुके थे। कुछ ही सेकंड बाद पहला धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दूसरा धमाका, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगले लगभग 1 घंटे में पूरे शहर में एक के बाद एक धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। धमाके मणिनगर, इसनपुर, बापूनगर, सरंगपुर, नारौल, ओढ़व, हटकेश्वर, अमराईवाड़ी समेत कई इलाकों में हुए। जहां भीड़ थी वहां धमाके हुए। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे, घायल लोग सड़क पर तड़प रहे थे। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने पिता को, तो कोई फोन पर सिर्फ इतना कह पा रहा था कि यहाँ बम फट गया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जिन अस्पतालों में घायलों को ले जाया जा रहा था, कुछ देर बाद आतंकियों ने वहां भी मौत बिछा दी, और यहीं से यह हमला दुनिया के सबसे निर्मम सीरियल ब्लास्ट में से एक बन गया। घायल लोगों को एम्बुलेंस में भरकर शहर के सबसे बड़े अस्पतालों की ओर ले जाया जा रहा था। सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे थे सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहे थे, नर्सें लगातार स्ट्रेचर ला रही थीं, रक्तदान करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे। हर किसी की कोशिश थी जितनी ज्यादा जानें बचाई जा सके। लेकिन आतंकियों की साजिश इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्होंने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि पहले धमाके के बाद घायल लोगों को इन्हीं अस्पतालों में लाया जाएगा, और फिर कुछ ही देर बाद एलजी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ। चीखें फिर गूंज उठी। जो डॉक्टर घायल लोगों का इलाज कर रहे थे वो खुद घायल हो गए। जो लोग अपने रिश्तेदारों की जान बचाने आए थे वे भी इस विस्फोट की चपेट में आ गए। इसी दौरान सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के पास भी एक धमाका हुआ। अब पूरा शहर समझ चुका था ये कोई सामान्य बम विस्फोट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका हर कदम पहले से तय था। करीब 1 घंटे के भीतर अहमदाबाद के लगभग 20 इलाकों में विस्फोट हो चुके थे। इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हुई, करीब 240 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोगों ने अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को खो दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए, कोई परिवार हमेशा के लिए टूट गए।
लेकिन आतंकियों का मकसद सिर्फ अहमदाबाद नहीं था, वो पूरे देश को एक संदेश देना चाहते थे। धमाकों से कुछ मिनट पहले देश के कई मीडिया संस्थानों को एक ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, अगर रोक सको तो रोक लो। इस ईमेल में धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए खुद को इंडियन मुजाहिदीन बताया गया। साथ ही धमकी दी गई थी, यह हमला कुछ घटनाओं का बदला है। जांच एजेंसियों ने तुरंत इस ईमेल को ट्रैक करना शुरू किया। बाद में पता चला कि इसे एक हैक किए गए वाईफाई नेटवर्क के जरिए भेजा गया ताकि भेजने वालों की पहचान छिपी रह सके। यहीं से जांच का एक नया रास्ता खुला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अहमदाबाद अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस बार गुजरात के शहर सूरत से। धमाकों के बाद पुलिस पूरे गुजरात में अलर्ट पर थी। इसी दौरान सूरत में एक संदिग्ध साइकिल दिखाई दी। जब बम निरोधक दस्ते ने उसकी जांच की तो सभी हैरान रह गए। उसमें एक जिंदा बम मिला। इसके बाद 1, 2, 3 नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से 20 से ज्यादा जिंदा बम बरामद किए गए। ये सभी उसी तरह तैयार किए गए थे जैसे अहमदाबाद में इस्तेमाल किए गए बम थे। अगर ये भी फट जाते तो मरने वालों की संख्या कई गुना बढ़ सकती थी। जांच एजेंसियों का मानना था कि या तो टाइमर फेल हो गए या तकनीकी खराबी के कारण ये विस्फोट नहीं हो पाए। यह आतंकियों की योजना की भयावहता का सबसे बड़ा सबूत था। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच, एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और देश की कई सुरक्षा एजेंसियां एक साथ जुट गई। सबसे पहले धमाकों में इस्तेमाल हुई साइकिलों का रिकॉर्ड खंगाला गया। किस दुकान से खरीदी गई, किसने खरीदी, कैश में भुगतान हुआ या नहीं, हर छोटी जानकारी जोड़ी जाने लगी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट वाली जगहों से धातु के टुकड़े, टाइमर, सर्किट और बाकी सामग्री जुटाई। इनकी तुलना देश के दूसरे बम धमाकों से की गई। एक एक तार, एक एक बैटरी और एक एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ने जांच को नई दिशा देनी शुरू कर दी। इसी बीच धमकी वाले ईमेल का डिजिटल ट्रेल भी जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुराग देने लगा। धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, वो था इंडियन मुजाहिदीन। लेकिन ये संगठन आखिर चला कौन रहा था? इसके पीछे कौन लोग थे? किसने पूरी साजिश रची थी? और कैसे देश के अलग अलग राज्यों में बैठकर इस हमले की योजना बनाई गई? यही सवाल अब जांच का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुके थे। 26 जुलाई 2008 की रात अहमदाबाद में हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, ये किसने किया है? 70 मिनट में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन आतंकियों ने सिर्फ बम नहीं लगाए थे, उन्होंने पुलिस को चुनौती भी दी थी। धमाकों से कुछ मिनट पहले कई मीडिया संस्थानों को ईमेल मिला था। उस ईमेल में लिखा था, अगर रोक सको तो रोक लो। 5 मिनट बाद गुजरात में धमाके हुए, यानी हमला सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी प्लान किया गया था। अब गुजरात पुलिस के सामने 2 मोर्चे थे। पहला, धमाकों में इस्तेमाल हुए बमों की जांच और दूसरा उस ईमेल की असली कहानी। साइबर एक्सपर्ट ने सबसे पहले उस ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रैक करना शुरू किया, जिसमें पता चला कि मेल किसी साइबर कैफे से नहीं बल्कि एक वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन से भेजा गया था। यहीं से केस ने नया मोड़ ले लिया। जांच एजेंसियां उस इंटरनेट कनेक्शन के मालिक तक पहुंची। शुरुआत में शक उन्हीं पर गया, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि उनका वाईफाई नेटवर्क बिना अनुमति के हैक कर लिया गया था। यानी आतंकियों ने अपना चेहरा छिपाने के लिए किसी और के इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। उस समय भारत में इस तरह का साइबर इस्तेमाल बेहद नया माना जाता था। इधर अहमदाबाद में फॉरेंसिक टीमें धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा कर रही थी। हर टूटी हुई साइकिल, हर कार का मलबा, हर लोहे का टुकड़ा और हर बॉल बेयरिंग, सबको एक एक करके जांच के लिए भेजा गया। जल्द ही पता चला कि ज्यादातर बमों का डिजाइन लगभग एक जैसा था। अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, बॉल बेयरिंग, टाइमर और साइकिल या वाहन में फिट किया गया आईईडी, यानी एक ही मास्टर प्लान के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन गुजरात के एक और शहर सूरत से लगातार फोन आने लगे। लोगों ने सड़क किनारे, साइकिलों में और अलग अलग जगहों पर संदिग्ध पैकेट पड़े होने की सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई जिंदा बम। अगर ये भी फट जाते तो मौत का आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता। अब सबसे बड़ा सवाल था, सूरत में मिले बम फटे क्यों नहीं? फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि कई बमों में तकनीकी खराबी थी। कुछ में बैटरीज पर्याप्त वोल्टेज नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से टाइमर एक्टिव नहीं हो सका। आतंकियों की पूरी योजना में यही सबसे बड़ी तकनीकी नाकामी साबित हुई। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि अहमदाबाद और सूरत दोनों एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा थे और इस साजिश के पीछे एक बेहद संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन
ये नेटवर्क आखिर था कौन, इसके तार किन राज्यों तक फैले थे और वो कौन सा सुराग था जिसने पहली बार जांच एजेंसियों को आतंकवादियों तक पहुंचा दिया। अब तक जांच एजेंसियों के सामने तस्वीर थोड़ी साफ हो चुकी थी। अहमदाबाद में हुए धमाके, सूरत में मिले जिंदा बम और धमाकों से पहले भेजा गया ईमेल, ये तीनों अलग अलग घटनाएं नहीं थी बल्कि एक ही बड़े आतंकी ऑपरेशन के हिस्से थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लोग आखिर थे कौन? जांच की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब धमाकों में इस्तेमाल हुई साइकिलों की खरीदारी की कड़ी जुड़ने लगी। पुलिस ने शहर की अलग अलग साइकिल दुकानों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। कुछ दुकानदारों को उन ग्राहकों के चेहरे धुंधले धुंधले याद थे जो एक साथ कई साइकिलें खरीद कर ले गए थे। उन्होंने नकली नाम और फर्जी पते दिए थे, लेकिन सीसीटीवी, बिल और दुकानदारों के बयान धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ाने लगे। उधर सूरत में बरामद जिंदा बमों से कई अहम सुराग मिले, क्योंकि जो बम फट जाते हैं उसमें सबूत तबाह हो जाते हैं, लेकिन जो बम नहीं फटे उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरा डिजाइन समझने का मौका दे दिया। टाइमर, सर्किट, तार, बैटरी, हर चीज की बारीकी से जांच की गई और धीरे धीरे साफ होने लगा कि बम बनाने का तरीका पहले हुए कई आतंकी हमलों से मिलता जुलता था। इसी बीच देश की अलग अलग एजेंसियां भी जांच में शामिल हो चुकी थी। गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सबने मिलकर सूचना साझा करनी शुरू कर दी। अब जांच सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रह गई थी, इसके तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक पहुंचने लगे। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, इंडियन मुजाहिदीन का। यही संगठन धमाकों से पहले भेजे गए ईमेल की जिम्मेदारी भी ले चुका था। लेकिन उस समय तक इंडियन मुजाहिदीन कोई खुला संगठन नहीं था। उसके सदस्य अलग अलग राज्यों में साधारण लोगों की तरह रह रहे थे। कोई इंजीनियर था, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, तो कोई स्टूडेंट। और यही वजह थी कि उन्हें पहचानना जांच एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। इसी दौरान एक और बड़ी जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अलग अलग शहरों में किराए के मकान लिए गए, वहीं बम तैयार किए गए, रेकी की गई, टारगेट चुने गए और फिर सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। किसे बम रखना है, किसे ईमेल भेजना है, किसे गाड़ियां या साइकिलें खरीदनी है, सब कुछ पहले से तय था। अब पुलिस के पास कई संदिग्धों के नाम थे, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि धमाकों के तुरंत बाद कई आरोपी अलग अलग राज्यों में बिखर चुके थे। कुछ भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो चुके थे, तो कुछ ने पहचान बदल ली। अब शुरू होने वाला था देश के सबसे बड़े आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में से एक, जिसमें कई राज्यों में छापेमारी हुई और एक एक कर कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस जांच का सबसे विवादित और चर्चित अध्याय अभी बाकी था, दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर। क्या था उसका अहमदाबाद ब्लास्ट से कनेक्शन? कौन थे वो लोग जो वहां मारे गए? और इस एनकाउंटर ने पूरे देश में राजनीतिक और कानूनी बहस छेड़ दी। अहमदाबाद ब्लास्ट को हुए करीब 2 महीने बीत चुके थे। जांच एजेंसियां देश भर में लगातार छापेमारी कर रही थी। एक एक सुराग उन्हें दिल्ली के जामिया नगर इलाके तक ले आया। यही था बाटला हाउस, एक साधारण सी दिखने वाली इमारत जो कुछ ही घंटों में पूरे देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली थी। 19 सितंबर 2008 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि अहमदाबाद और दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के कुछ संदिग्ध आतंकी बाटला हाउस के L18 फ्लैट में छुपे हुए हैं। सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे थे मोहन चंद शर्मा। वो दिल्ली पुलिस के सबसे अनुभवी एनकाउंटर अधिकारियों में गिने जाते थे। उनका नाम कई सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों का रिकॉर्ड था। जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, अचानक गोलियां चलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। मुठभेड़ खत्म होने पर 2 संदिग्ध, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद, मारे गए। एक अन्य आरोपी मोहम्मद सैफ ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि 2 अन्य आरोपी वहीं से भागने में सफल रहे। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा झटका दिल्ली पुलिस को लगा। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। देश ने अपने सबसे बहादुर पुलिस अधिकारियों में से एक को खो दिया। बाद में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोग इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल का हिस्सा थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनका संबंध अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली धमाकों से था। हालांकि यहीं से विवाद शुरू हो गया। कुछ राजनीतिक दलों, कुछ सामाजिक संगठनों और
कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फर्जी मुठभेड़ हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार कहती रही कि यह पूरी तरह से वैध पुलिस कार्रवाई थी और पुलिस टीम पर पहले गोली चलाई गई थी। मामला अदालतों तक पहुंचा। कई सालों तक इस घटना की जांच, सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर सुनवाई चलती रही। आखिरकार अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस के घटनाक्रम को स्वीकार किया और मुठभेड़ को फर्जी साबित करने का कोई आधार नहीं पाया। लेकिन अहमदाबाद ब्लास्ट की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि बाटला हाउस के बाद देश भर में एक एक करके कई संदिग्ध गिरफ्तार होने लगे। कुछ नेपाल सीमा से पकड़े गए, कुछ महाराष्ट्र से तो कुछ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से। इन गिरफ्तारियों ने पूरे इंडियन मुजाहिदीन नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी। अब सवाल था, इन सब के खिलाफ अदालत में कौन कौन से सबूत पेश किए गए, किन आरोपियों को दोषी ठहराया गया और आखिर इतने सालों बाद कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आया। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद देश भर में जांच का दायरा और तेज हो गया। अब एजेंसियों के पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि कई ऐसे सबूत थे जो एक दूसरे से जुड़कर पूरी साजिश की तस्वीर बनाने लगे थे। फोन कॉल रिकॉर्ड, ईमेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बमों का डिजाइन, साइकिलों की खरीद, किराए के मकानों का रिकॉर्ड और गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ती गई। आने वाले महीनों और सालों में देश के अलग अलग राज्यों से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसियों का कहना था कि इनमें कुछ लोगों ने बम बनाए, कुछ ने धमाकों की रेकी की, कुछ ने साइकिलें खरीदी तो कुछ ने धमाकों से पहले मीडिया को धमकी भरा ईमेल भेजने की साजिश में भूमिका निभाई। पूरे ऑपरेशन को कई छोटी छोटी टीमों में बांटा गया था ताकि किसी भी शख्स को पूरी योजना की जानकारी न हो। जांच के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े नाम सामने आए। कुछ आरोपी पहले ही पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ लंबे वक्त तक फरार रहे। कई आरोपियों के खिलाफ गुजरात के अलावा दिल्ली, जयपुर और बाकी शहरों में हुए धमाकों के मामले में भी मुकदमे चल रहे थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें सैकड़ों गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और बरामदगी से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। यह भारत के सबसे बड़े आतंकवादी संबंधी मुकदमों में से एक बन चुका था। इसके बाद शुरू हुई लंबी न्यायिक प्रक्रिया। सैकड़ों गवाह, हजारों दस्तावेज और सालों तक चली सुनवाई। कई बार सुनवाई टली, कई बार नए सबूत पेश किए गए, कई बार अदालतों में लंबी बहस हुई। पीड़ित परिवारों के लिए यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसाफ का इंतजार था। आखिरकार लगभग 13 साल बाद फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। विशेष अदालत ने फरवरी 2022 के इस फैसले के बाद बचाव पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने मामलों में कई आरोपियों को दोषी करार दिया, कुछ आरोपियों को बरी भी किया, क्योंकि अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हुई जिसमें कई दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि कई बाकियों को उम्र कैद की सजा मिली। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी मामलों में दिए गए जरूरी फैसलों में गिना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारतीय कानून के तहत मौत की सजा का आखिरी परीक्षण उच्च न्यायालय में होना बाकी था। और वहीं इस केस ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। फरवरी 2022 विशेष अदालत का फैसला आ चुका था। कई दोषियों को मौत की सजा और कई बाकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन भारतीय कानून में मौत की सजा का अंतिम फैसला नहीं होता। ऐसे हर मामले की पुष्टि हाईकोर्ट से होना जरूरी होता है। इसीलिए अहमदाबाद ब्लास्ट केस भी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा। कई सालों बाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े हजारों पन्नों के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का विस्तार से अध्ययन किया। यह सिर्फ सजा की समीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे मामले के सबूतों को दोबारा कानूनी जांचना भी था। उसके बाद आया वो दिन जब गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी सजा वैसे ही रही, मतलब 38 लोगों को फांसी और 11 लोगों को उम्र कैद। कुछ आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर राहत मिली। यह फैसला दिखाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में हर स्तर पर सबूतों की स्वतंत्र समीक्षा की जाती है। 2008 के इन धमाकों ने सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार हुआ, बम निरोधक दस्तों को आधुनिक उपकरण दिए गए, राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था मजबूत की गई, साइबर जांच की क्षमता भी पहले से कहीं ज्यादा विकसित की गई। क्योंकि इस मामले में दिखाया था कि
आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं, तकनीक के जरिए भी अपनी योजना अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इन सभी कानूनी और सुरक्षा पहलुओं के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों का था जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। कई लोग हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर सालों तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलते रहे। आतंकवाद का सबसे बड़ा असर आंकड़ों में नहीं बल्कि उन अधूरी जिंदगियों में दिखाई देता है जो किसी विस्फोट के बाद हमेशा के लिए बदल जाती है। आज 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को भारत के सबसे गंभीर आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों, जांच प्रणाली, फॉरेंसिक विज्ञान और न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए महत्वपूर्ण सबक छोड़े। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाता है कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से कैसे रोका जाए और व्यवस्था को लगातार बदला जाए।